संविधान सभा और उसके द्वारा निर्माण की प्रक्रिया के विशेष टॉपिक के साथ आपके बीच में हम उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस विशेष टॉपिक में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर को, और उसके बाद भारत में राजनीतिक चेतना जागृत होना शुरू हुआ। यानी अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में राजनीतिक चेतना भारतीयों में जागरूक करने की शुरुआत किस संगठन के द्वारा हुआ, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को उसकी गठन के बाद से भारतीयों में राजनीतिक चेतना शुरू हुई, और खास कांग्रेस के लक्ष्य में तब बदलाव आया जब 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अंदर स्वराज विधेयक पारित किया। कांग्रेस के अंदर ही स्वराज विधेयक को 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पारित किया गया, और इसके बाद से कांग्रेस ने अपनी मांग को आगे बढ़ाया। 1922 ईस्वी वह वर्ष था जब महात्मा गांधी ने एक विचार प्रकट किया कि भारतीयों को संविधान, अपने लिए संविधान निर्माण करने का अधिकार है, अर्थात उनको अपने संविधान को अपनी इच्छा अनुसार ही निर्मित करना चाहिए। देखिए, ये उनका निजी विचार था, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा था, और गांधी जी ने उस समय ये नहीं कहा था भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा भारत में बने, और ऐसा भी विशेष नहीं था कि बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी देश में जो सरकार चल रही है उसको बदलने की बात की थी। लेकिन देश में जिस कानून के तहत सरकार चल रही थी उस कानून को भारतीयों के द्वारा बनाया जाए, इसकी इच्छा सबसे पहले गांधी जी ने व्यक्त की थी 1922 ईस्वी में। जैसा कि हम जानते हैं, कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे बुद्धिजीवियों ने, उस समय के राजनीतिज्ञों ने एक अलग पार्टी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, और इसी पार्टी ने 1924 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यानी अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि संविधान सभा की गठन की मांग भारतीयों के द्वारा कब से की जाती है, तो इसका श्रेय स्वराज पार्टी की ओर को जाता है, और स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। गौरतलब हो, जब साइमन कमीशन ने भारतीयों को चुनौती दिया था कि आप अपने लिए कानून बना सकते हैं, तो उस चुनौती को सर्वदलीय बैठक में स्वीकारा गया था, और जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी उसके अध्यक्ष भी मोतीलाल नेहरू थे, और मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में हम जानते हैं। इसकी चर्चा फिलहाल अभी हम नहीं करते हैं। भारत के संविधान बनने के मांग को जोर पकड़ाने की, यूँ समझ लें कि भारतीय जब संविधान की मांग को, संविधान हमारे लिए बने, इसकी मांग ज़्यादा मजबूती से करने लगे, वह वर्ष आया 1934 ईस्वी का। 1934 ईस्वी खास इस रूप में भी स्थान रखता है क्योंकि इस वर्ष उत्तर भारत में भूकंप आए थे। उत्तर भारत के इस भूकंप के कारण गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण था उसको धीमा भी कर दिया था, तत्कालीन स्थगित कर दिया था, और 1934 ईस्वी में ही भारत के अंदर संविधान सभा की मांग जोर पकड़ी जब एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा। कालांतर में इसी वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें भी संविधान सभा की गठन की बात की गई, जिसको उसकी वार्षिक अधिवेशन 1936 ईस्वी का जो वार्षिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह लखनऊ में हुआ, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पर इसको स्वीकारा गया कि कांग्रेस के एजेंडा में अब होगा यह कि इस संविधान सभा का गठन भारत में किया जाए संविधान के निर्माण के लिए। फिर इस मांग को कांग्रेस ने अपने अगले अधिवेशन 1937 के वार्षिक अधिवेशन में, 1938 के वार्षिक अधिवेशन में दोहराया। गौरतलब हो, 1937 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह फैजपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 36 में लखनऊ में, 37 में फैजपुर में, दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और 1938 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन खास था, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन,
इसलिए खास मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी उस मांग को दोहराया जिसमें उसने संविधान सभा को गठित करने की मांग ब्रिटिश हुकूमत से की थी। ध्यान में रखना है हमें, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, और फिर बात हम सब जानते हैं फिर दोबारा 1939 में जब उनका चयन होता है उसके बाद हुए विवाद के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था। इस प्रकार से खैर हम इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ कांग्रेस के विवाद कैसे हुए, फिलहाल चर्चा इसकी संविधान सभा की मांग कैसे जोर पकड़ी। 1938 ईस्वी तक हमने देखा भारत में बार बार ऐसा मांग उठने लगा था कि संविधान सभा गठित हो, संविधान सभा गठित हो, और इसको ध्यान में रखते हुए 1942 ईस्वी में सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की बात ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। यानी अब वहाँ से ऐसा लगा जो मांग लगातार इधर भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था वह अंग्रेजों के कानों में भी पड़ा। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक जो द्वितीय विश्व युद्ध ने वातावरण निर्मित किया था इसका श्रेय भी कह सकते हैं कि जाता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुँचते हैं और लंबी नेताओं से बातचीत करने के बाद 30 मार्च 1942 ईस्वी को अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। 23 मार्च भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिवस है जिस दिन हम अपने 3 सपूतों को बलिदान दिया था और इस कारण से हम शहीद दिवस के रूप में उसे मनाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो इस रूप से भी याद करने में आपको सुविधा होगा। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव के साथ क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे और 30 मार्च को उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आना और प्रस्ताव प्रस्तुत करने में इसके बाद 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो ब्रिटेन में सत्ता बदल जाती है। विंस्टन चर्चिल की पार्टी की पराजय होती है, विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और क्लेमेंट एटली जो ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया तेज होती है, भारत को आज़ादी देने की बात तेजी से बढ़ चलने लगती है, क्योंकि क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अब स्वाभाविक है घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का वक्त आया, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्री को भारत भेजा। ये मंत्रिमंडल भारत में 2 कारणों से आ रहे थे। इनका जो पहला काम था राज्य और प्रशासन के संबंध में विचार प्रस्तुत करना और दूसरा था संविधान कैसे बनेगा इसके ऊपर विचार करना, यानी भारत का संविधान कैसे बने। गौरतलब हो कि उन दिनों जो भारत की स्थिति थी उसमें हम देखेंगे अगर तो 3 तरह से देख सकते हैं। 1946 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ या उससे पीछे की। एक ब्रिटिश भारत था, दूसरा था रियासतों का भारत। देशी रियासत थे जिसके अपने अपने स्वामी थे, अपने अपने राजा थे। ब्रिटिश भारत के भी 2 पार्ट्स थे, एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था ब्रिटिश कमिश्नरी। ब्रिटिश प्रांत 11 थे और ब्रिटिश कमिश्नरी 4 थे और देशी रियासत उसके बाद अनेक थे। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है कि आप जाएं ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश कमिश्नरी और देशी रियासतों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करके एक संविधान सभा गठित हो इसको लेकर विचार विमर्श करें और फिर संविधान सभा के गठन का रास्ता खोलने की कोशिश करें। कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों था? क्योंकि इसमें क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के 3 मंत्री आए थे। कैबिनेट के जो 3 मंत्री थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे उसमें थे पहले पैथिक लॉरेंस, उन दिनों भारत सचिव थे। पैथिक लॉरेंस के बाद एवी अलेक्जेंडर थे, नौसेना मंत्री थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब पहले भी आ चुके थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ध्यान में रखना, स्टैफोर्ड क्रिप्स जैसा जिक्र किया 1942 में आ चुके थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और उसके बाद पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर की ये टीम आती है और आने के बाद भारत में एक वातावरण निर्मित करने की कोशिश की जाती है। तमाम कोशिशों के बाद संविधान सभा के लिए एक जो उन्होंने मसौदा तैयार किया उसको कांग्रेस ने तो स्वीकार लिया, लेकिन जो प्रक्रिया थी, जिस प्रकार की बातों को रखा गया था उसको मुस्लिम लीग ने नहीं स्वीकारा। मुस्लिम लीग के विरोध और कांग्रेस के स्वीकारने के बावजूद यानी तमाम अंतर्विरोध के बावजूद भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में चुनाव होते हैं।
चुनाव के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए थे वह 10 लाख की आबादी पर, अनुमानतः लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित किए गए थे। अब इसकी चर्चा करेंगे कि चुनाव में वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था लेकिन वयस्क मताधिकार नहीं था, अर्थात आज इसके तहत हर व्यक्ति को, हर जो वयस्क नागरिक है उसे मत देने का अधिकार है। परंतु संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ था तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट का निर्धारण अवश्य हुआ था, परंतु ध्यान में रखना है मत देने का अधिकार सबको नहीं मिला था। अब किसे मिला था इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना ने सीटों का आवंटन किया, और सीट आवंटन कैसे किया? सीटों की जो कुल संख्या रखी गई संविधान सभा में, ध्यान में रखना है 389 रखी गई थी। संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 389 रखी गई। मैं रखी गई शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आगे देखेंगे इसमें परिवर्तन होता है। इन 389 में मैंने जिक्र किया ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। देसी रियासत के लिए 93 निर्धारित किए गए, इसमें से दो ऐसे कर दें 93। अब 300 ये देसी रियासतों के लिए है। 93 जब आप घटा देते हैं इसमें से तो बच जाते हैं 296। 296 जो हैं ये ब्रिटिश भारत के लिए थे। अब 296 में भी 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी। उन दिनों 4 कमिश्नरी की संख्या 4 थी। अब कमिश्नरी पर कमिश्नर का शासन था और ब्रिटिश प्रांत वायसराय के अधीन थे, यानी ब्रिटिश के ही कमिश्नर थे, ब्रिटिश प्रांत वायसराय के अधीन थे, जिससे 292 सीटों पर चुनाव होने थे। ब्रिटिश कमिश्नरी की संख्या 4 थी, प्रत्येक कमिश्नरी से एक सीट निर्धारित किए गए और उनके चुनाव होने थे। 73 देसी रियासतों से आने थे। इस प्रकार से 389 सीटों वाली संविधान सभा बने, ऐसा प्रारूप तैयार किया कैबिनेट मिशन ने। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि उन दिनों ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। इस प्रकार से देखें, इसका रिजर्वेशन भी दिया गया था। रिजर्वेशन जो दिए गए थे उसके अंतर्गत था 213 सीट सामान्य किए रखे गए थे। ध्यान में रखना है 213 सामान्य थे, 79 को रिजर्वेशन का आधार जातीय नहीं था, याद रखना है सांप्रदायिक आधार था, यानी यह धर्म के आधार पर दिया गया था। सामान्य थे 213, 79 मुस्लिम का था और 4 सिख थे। 213 सामान्य, सामान्य शब्द यहां से आसे अगर आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स हिंदू, और 79 मुसलमान और 4 सिख थे। अगर हमसे यह पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए जो सीटों का आवंटन किया था उसका आधार क्या था? सांप्रदायिक आधार था। और 213 सीट किसके लिए थे? सामान्य के लिए। 79 थे मुस्लिम के लिए और 4। अब आप जरा सा सोचेंगे जोर करके 389 तो नहीं पड़ रहा है, 389 पुराना भी नहीं है, ये एक्चुअली 296 जो हम देख रहे हैं उसी के लिए था। 73 को तो देसी रियासत अपना भेजते, राजा अपना चुन करके भेजते, राजा अपना भेजते। हालांकि उसके लिए भी शर्त था कि राजा के द्वारा जो समिति थी, रियासतों की जो समिति बनेगी वो, और जो संविधान सभा समिति बनाई जाएगी, उन दोनों के विचार से 73 आने वाले थे। हम बात कर रहे हैं 296 की, यानी ये जो 292 और 93 आने थे, 93 थे देसी रियासत से, और मैं 296 की बात कर रहा हूं। तो 296 में 213 सामान्य थे, 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। इस प्रकार से जुलाई और अगस्त का वह महीना था 1946 ईस्वी का, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, संविधान सभा के जो परिणाम आते हैं उसकी एक नज़र देख ले सकते हैं। संविधान सभा के परिणाम ही मुस्लिम लीग के अनुमान के विरुद्ध थे। अनुमान भी नहीं लगा रहा था। वह क्षेत्र जहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी वहां से भी मुस्लिम लीग के प्रत्याशी हार गए थे। इस प्रकार से चुनाव पर कांग्रेस की एक छाप नजर आती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। 296 सीटों में कांग्रेस को 208 सीट मिलते हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलते हैं, और इसके बाद कोई भी बड़ी पार्टी ऐसी नहीं रही जिसकी गणना विशेष रूप से की जाए। हमने कुछ पार्टियों का जिक्र किया है, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, सिख कांग्रेस के अलावे, साम्यवादी, अछूत पार्टी। यहां सिख शब्द हमने कांग्रेस के अलावे किया है, अर्थात गैर कांग्रेसी सिख की संख्या अगर हमसे पूछा जाता गैर कांग्रेसी सिख कितने थे संविधान सभा में, तब हम उत्तर देंगे 1। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना है सिख एक ही थे। कांग्रेस के ये जो 208 थे उनमें सिख थे, इसलिए इस प्रकार
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। कांग्रेस की इस मजबूत स्थिति पर ही किसी ने कहा था उन दिनों, ग्रेनविले ऑस्टिन ने एक बात कही थी, संविधान सभा मीन्स कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ध्यान में रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्यों कहा होगा इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं, कांग्रेस भारत है। 208 सीट जीता करके भेज दिया गया, 296 सीट थे उस समय। अब स्वाभाविक है इसके परिणाम के साथ ही मुस्लिम लीग को एतराज, मुस्लिम लीग ने फैसला किया हम इस संविधान का विरोध करें, सभा का विरोध करेंगे, इसलिए संविधान सभा के गठन के साथ ही अंतर विरोध शुरू हो गया, मुस्लिम लीग ने विरोध करना आरंभ कर दिया। अब स्वाभाविक है मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद भी हुआ यह कि अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है और अंतरिम सरकार का गठन सितंबर महीने में 1946 ईस्वी में होता है। जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया, हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब सम्मिलित नहीं होंगे, क्यों सम्मिलित नहीं होंगे? क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। जो अंतरिम सरकार बनी उसकी अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले के एवं कॉमनवेल्थ संबंध के भी थे, मंत्री थे। ये लिस्ट है। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं कल्याण विभाग के थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, CH भाभा निर्माण खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्रालय मिला था, जगजीवन राम को श्रम मंत्री और असफ अली को रेलवे। इसके अलावे आप देख रहे हैं लाल लिखा गया है, कुछ कारण से ही लाल है। अब लाल का कारण ये है क्योंकि शुरुआत में जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, परंतु बाद में चल करके उसने इसमें सम्मिलित होना स्वीकार लिया। अब बाद में जब सम्मिलित होना स्वीकार लिया तो इसके बाद इसका फिर से पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठित जो अंतरिम सरकार बनती है उसमें 5 मंत्री मुस्लिम लीग के शामिल होते हैं। याद रखना है हमें, अगर यह पूछा जाए कि इसका जब पुनर्गठित हुआ और उसके बाद कितने मंत्री इसके सम्मिलित हुए थे, तो 5 मंत्री ऐसे थे जो सम्मिलित हुए। क्या किसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली सरकार जो बनी थी उसमें। तो 26 अक्टूबर को इसका पुनर्गठन हुआ था। ध्यान में रखना है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को ये गवर्नमेंट बनी थी और ये 5 आ गए 26 अक्टूबर 1946 को ये 5 सम्मिलित हुए। मन महसूस करके ही, इच्छा तो नहीं ही थी लेकिन सम्मिलित हुआ। फिर इसके बाद तमाम चीज़ों के बाद उन दिनों भारत के जो वायसराय थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को 20 नवंबर को आमंत्रण भेजा। 20 नवंबर को निमंत्रण भेजा कि आप आएँ, और आमंत्रण भेजने के बाद आमंत्रित जो वहाँ अतिथि पहुँचे उन सबों से रिक्वेस्ट किया कि आप 9 दिसंबर को अपनी बैठक आरंभ करें। इस प्रकार से संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को आहूत की गई। एक सवाल उठता है, अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया था, तब तक कैसे चलाया जाए, किस प्रकार से हो, इसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और 20 नवंबर को जो वायसराय साहब ने आमंत्रण भेजा और उस आमंत्रण को स्वीकार करके 9 दिसंबर को जब बैठक आरंभ हुई, तो ध्यान में रखना है उस बैठक में हमें ध्यान में रखना है 389 की चर्चा नहीं की जा सकती है अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें से जो ये आने थे 93 उन्होंने आना आरंभ नहीं किया था, उनका चयन नहीं हुआ था, उनका मनोनयन नहीं हुआ था। मनोनीत निर्वाचित कितने हो चुके थे? 296। इसमें भी मुस्लिम लीग ने अपना अलग राग अलापना शुरू कर दिया था। तमाम असुविधाओं के बाद, तमाम तरह की जो रस्साकसी चल रही थी, इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। यह दिन खास रहा जब अनंत सपनों को सजोए भारतवासियों ने कैसे हम अपने सपने को साकार करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक तरह से लिखना शुरू, अपने सपनों को साकार करने के लिए फ्रेम बनाना शुरू किया था। भारत कैसे चलेगा, भविष्य का भारत कैसा होगा, इसको उन्होंने उसमें व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। और उस दिन जब पहली बैठक हुई
तो 207 सदस्य इसमें से उपस्थित थे। यानी संविधान सभा के 207 सदस्य उस दिन उपस्थित थे और इन 207 सदस्यों में 9 महिलाएं थी। संविधान सभा में अगर पूछा जाए कितनी महिलाएं थी तो 15, लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था सदस्यों ने, तो उनकी संख्या थी 9 महिलाएं थी 207 सदस्यों में। और इस प्रकार से हमने शुरुआत की। पहली बैठक जब हुई तो किसी भी सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। अध्यक्षता के लिए उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे सरदार सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका संबंध बिहार से ही था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा जो बनी थी इसका अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने शुरू की। संविधान सभा ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। 11 दिसंबर को अपने लिए अस्थाई अध्यक्ष चुना। 11 दिसंबर 1946 को जब अपना अस्थाई अध्यक्ष चुना तो अस्थाई अध्यक्ष निर्विरोध बिना किसी के निर्वाचित हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिना किसी विरोध के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थाई निर्वाचित हो जाते हैं। और उसके बाद 13 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक के जब चल रही थी, पहली बैठक का जब अंतिम दिन था, तो उसके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य पढ़ा, हम क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किन सपनों को साकार करना है, कैसे हम अपने आने वाले भारत की के लिए कैसा भारत होगा, उसकी बसावट कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, उसकी बुनावट कैसी होगी, इसको किस तरीके से हमें तैयार करना है, इसके लिए उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको कि 22 जनवरी 1947 की जब उसकी अगली बैठक हो रही थी तब उसे भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। इसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करते। ध्यान में रखना है 9 दिसंबर की तारीख, 11 दिसंबर की तारीख, 207 और 9 महिलाएं। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा इसको। अब हम जब इसके बाद थोड़ा सा इससे जो रुचिकर चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू किया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक इसने अपने कार्य को पूरा कर दिया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जिस दिन की संविधान बनकर तैयार हो गया, हमने उसे अंगीकृत कर लिया था। अभी ध्यान में रखना है, अभी हम लोगों ने अंगीकृत किया है, लागू नहीं किया गया है, अंग लेकिन बना लिया है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तारीख ध्यान में रखना है। 26 नवंबर 1949 और 9 दिसंबर 1946 को एक कैलकुलेशन कहता है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, अर्थात कि इस दौरान अगर अवधि पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। परंतु जब आप लोकसभा और राज्यसभा के वेबसाइट पर जाएंगे और तब अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। इसका एक कारण है अंगीकार तिथि को लोकसभा, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, इस तिथि को लोकसभा और राज्यसभा के वेबसाइट पर संविधान निर्माण की तारीख के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। उसे अंगीकार तिथि माना जाता है और इसे अलग कर दिया गया। इसलिए दोनों ध्यान में रखना, ये अंतर अगर आएगा तो इसे समझ लेना है कि क्यों ये अंतर है। कुल अधिवेशन 11 हुए। 11 अधिवेशन हमने वैध कहा, हालांकि इसके बाद एक और अधिवेशन होते हैं। एक अधिवेशन उसको काउंट नहीं किया जाता, वो एक्चुअली विघटन के लिए था। एक बैठक और हुई जो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, और उसमें 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा पर उस दिन 284 व्यक्ति थे, 284 सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। अब ये सारी तारीखें चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इस कारण से हमने इसको बहुत मेंशन नहीं कर सकते हैं। हमारे PDF पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो 284 सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हस्ताक्षरित किया गया। यह कह सकते हैं कि संविधान सभा का 12वां अधिवेशन। वैध अधिवेशन पूछा जाए परीक्षा में, आप 11 ही टिक मारेंगे। 11 अधिवेशन हुए। इन 11 अधिवेशन में 165 दिन संविधान सभा के सदस्य बैठे, आपस में बैठे। फिर उसके बाद कार्य तो अनवरत होता रहा, कार्य अलग अलग करते रहे, लेकिन 165 दिन साथ हुए। इन 165 दिन जो साथ हुए उसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया।
शेष 51 दिन उसके अन्य विषयों पर विचार होते रहे, लेकिन ध्यान में रखना है संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार किया गया, 165 दिन बैठक हुई। इस दौरान 11 अधिवेशन हुए और संविधान सभा के सदस्यों ने अपने संवैधानिक सलाहकार के रूप में जिसको नियुक्त किया था वो थे बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्टकट हम लोग BN राव कहते हैं। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार थे। और इस प्रकार से एक नज़र हम अब यहाँ डालते हैं संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी वो कौन कौन थी। विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी बेलायुथन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनो और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी जो उसमें सम्मिलित हुई थी। यहाँ ध्यान में रखना है संविधान सभा में 2 सदस्यों ने उसमें निर्वाचित होने के बाद भी उसको अस्वीकार कर दिया था स्वास्थ्य कारणों से। यानी स्वास्थ्य कारणों से उसकी जो पहली बैठक हुई थी उसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे। वो दोनों थे जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। ध्यान में रखना है संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग तो पहले ही बाइकाट, 2 सदस्य जो स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंचे, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू थे। ये इसके बाद कई समितियां बनी, छोटे बड़े कई समितियां बनी हुई, लंबे मशक्क़त के बाद हमारा संविधान बना। इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। ये था हमारा संविधान के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से हमारा संविधान बना और किस तरीके से हम लागू किए। इन कहानियों के साथ हम आपके बीच एक जानकारी और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जब संविधान बन गया तो ऐसा कहा जाता है कि उसे बिहार में लाया गया था। इसका कारण क्या था कि उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उसके सदस्य थे, इसलिए उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता थी और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष भी थे और स्थायी थे और इस कारण से संविधान को उनके हस्ताक्षर की बहुत आवश्यकता थी। बहुत धन्यवाद।